हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे एनटीपीसी CBT 2 एग्ज़ाम को लेकर के। लेवल 5, 3 और 2 के एग्ज़ाम होने भी बाकी हैं। 6 और 4 के हो चुके हैं। लास्ट 20 डेज बचे हुए हैं और इन आखिरी के 20 दिनों में क्या करें कि हमारा स्कोर बूस्ट हो सके। जिसका जो भी है, 70 है तो 75 कैसे हो, 75 है तो 80 कैसे हो, 80 है तो 90 कैसे हो, अपना जो भी स्कोर बूस्ट जो कोई कर सकता है उस पर हम बात करेंगे। तो इन आखिरी 20 दिनों में हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, किस सेक्शन पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए, किस सेक्शन पर कम फोकस होना चाहिए, किन सेक्शन पे पूरा समय देना है, किनको टच ही नहीं करना है, इन सब चीज़ों पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो लेवल 6 और 4 के एनालिसिस आप देखेंगे तो उसमें ये पाएंगे कि पहले हम जीएस की बात करेंगे। तो जीएस में आप ये पाएंगे कि जनगणना, यहाँ से 2 क्वेश्चन बन ही रहे हैं। तो आप किसी भी एक अच्छे यूट्यूबर का जनगणना का जो सेक्शन है, यूट्यूबर नहीं मिलता है तो आप बुक से देख लीजिए। यूट्यूब जनगणना का जो सेक्शन है उसको आप पूरा कवर कर लीजिए। हर लेवल के, हर शिफ्ट के पैट एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन जनगणना से आए हुए थे। जैसे कि पूछा था कि किस प्रदेश में जो है एससी कैटेगरी नहीं है, तो आंसर था नागालैंड। ये शायद लेवल 4 या 6 का सवाल था। और एक सवाल ये भी आया था कि किस प्रदेश में, मतलब किस ज़िले में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, और ये ज़िला जो है किस प्रदेश का है, ये पूछा। ज़िले का नाम नहीं पूछा था, प्रदेश का नाम पूछा था। तो अरुणाचल प्रदेश उसमें आंसर था। वैसे कुछ लोग कहेंगे इसका लद्दाख भी ऑप्शन है, तो वो लद्दाख ऑप्शन में नहीं था, इसलिए उसको यहाँ पे जिक्र ही नहीं करना है। तो जनगणना से 2 सवाल आपको मिलेंगे। उसके बाद आपका सेक्शन आता है ये ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी में नदियाँ आप अच्छे से कवर करिए। इसमें से गंगा नदी के बारे में तो फुल डिटेल कवर करिए कि कहाँ से निकलती है। यहाँ तक कि जो 3-4 ऑप्शन आते हैं गंगा में कि जहाँ से एकदम स्टार्टिंग से निकलती है गंगा, उसका नाम गंगा पढ़ने के पहले 3-4 जगह वो आपस में मिलती हैं। तो उन सबके रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग और विष्णुप्रयाग, ये 3-4 ऑप्शन हैं। इनको आप सही से कवर कर लीजिए कि गंगा मतलब कौन कौन सी नदियाँ इन प्लेसेस पे आके मिलती हैं, उसका नाम देन क्या हो जाता है, ये वाला सवाल यहाँ से एक सवाल बन के आया था। और गंगा की सहायक नदियों पर एक सवाल बन के आया था कि इनमें से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है। एक सवाल था कि नेपाल से कौन सी नदी नहीं निकलती, कौन सी नदी नेपाल से निकलती है। ये मतलब सब के सब नदियों पर बेस्ड सवाल थे। ब्रह्मपुत्र का नाम चाइना में या तिब्बत में क्या है, वो उस पर भी सवाल आया था। तो नदियों से 2 सवाल आपके बन ही रहे हैं। दैन पर्वत पठार पकड़ लीजिए। सबसे ऊंची चोटी किस पर्वतों की है, मतलब होता है ना कि साउथ के पर्वत, सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। उसके बाद पूछ लिया विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इस तरह के जो भी सवाल हैं A to Z, पर्वत पठार, इन सबसे कवर कर लीजिए। 2 सेक्शन यहाँ से आप कवर कर लीजिए। उसके बाद कंप्यूटर के 2 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं। आप चाहे फुल फॉर्म उठा लीजिए, या शॉर्ट की के बारे में पूछ लिया, या लास्ट टाइम पूछा था कि MS वर्ड में आपको पैराग्राफ बदलना है तो आप कौन सी बटन का यूज करेंगे। इंटर आंसर जो था वो इंटर था। इंटर की आप प्रेस करते हैं, देन आपका कॉलम भी बदल जाता है, मतलब लाइन भी चेंज हो जाती है, पैराग्राफ भी आपका चेंज हो जाता है। ठीक है, तो कंप्यूटर में क्या करिए, कोई भी आप यूट्यूब चैनल पकड़ लीजिए, यूट्यूब चैनल पकड़िएगा। इसमें आप बुक का या लूसेंट का सहारा मत लीजिएगा। बुक में क्या है, बेसिकली उतना डिटेलिंग में दिया नहीं है। तो आप कंप्यूटर के 5-7 वीडियो देख लीजिए, एक दिन में कवर हो जाएंगे और उसको आप आराम से रिवाइज कर लीजिए। मैंने नोट्स बना रखे थे कंप्यूटर के, और ज़्यादा नोट्स नहीं है उसमें, 5-7 पेज ही थे मेरे। दोनों क्वेश्चन वहीं से, और दोनों लेवल्स के दोनों क्वेश्चन वहीं से फंस भी गए। कंप्यूटर के सही भी हैं मुझे जहाँ तक याद है। तो कंप्यूटर के इस तरह से आप कवर कर लीजिए। उसके बाद इकोनॉमिक्स का सेक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बेसिकली पढ़ी नहीं थी, मुझे लगा कि 2-3 क्वेश्चन आएंगे छोड़ो इकोनॉमिक्स, लेकिन 5 से 7 सवाल दोनों उसमें पूछे गए। तो वो चीज़ ज़रूर फोकस करनी है आपको। और इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए सिंपल सा है कि इकोनॉमिक्स की कोई भी एक क्लास पकड़ लीजिए, टीचर की, अच्छे टीचर की देख करके। अच्छा टीचर मत ढूंढिए, वहाँ पे आप एक टीचर की पकड़ लीजिए जिसने 10-12 अप्रॉक्स, कम से कम 10-12-15 वीडियो तो डाले ही हों। उससे क्या है कि आपको इकोनॉमिक्स का एक ओवरव्यू मिल जाएगा, और इकोनॉमिक्स के फुल फॉर्म याद कर लीजिए। वहाँ से 1-2 फुल फॉर्म भी आपको मिल जाएंगे। जैसे फिएट मुद्रा क्या है, फिएट मुद्रा FEAT था, तो उसके बारे में, मुद्रा के बारे में पढ़ लीजिए। वहाँ से इकोनॉमिक्स के टाइप्स पढ़ लीजिए, मिश्रित इकोनॉमी और जितनी भी टाइप्स ऑफ इकोनॉमी है ये सब कवर अप कर लीजिए वहाँ से। तो ये एक चीज़ हो गई। देन इकोनॉमिक्स में, हाँ, अगर आप कहेंगे कि इसे 20 दिनों में नया क्यों हम पढ़ें, तो आप पढ़ लीजिए, क्योंकि 5 से 7 सवाल यहाँ से फंसने वाले हैं। और 14-15 वीडियो आधे घंटे के, मतलब 7-8 घंटे आपके लगेंगे। 7-8 घंटे 2 दिन में निकालिए आप। अदरवाइज फिर है तो नंबर वहाँ से आप सेक्रीफाइस करिए भाई। ये हो गया। देन संविधान, 4-5 सवाल आने हैं। संविधान जिसने बेसिक पढ़ रखा है, और बेसिक नहीं मतलब ठीक ठाक पढ़ रखा है, उसी के कवर अप होंगे। बहुत
हाँ, संविधान थोड़ा सा टफ ही कह सकते हैं, क्योंकि अनुच्छेदों में घुस जा रहे हैं और अब कॉमन अनुच्छेद भी आ रहे हैं, और एक मतलब 2 अनुच्छेद पूछ रहा है तो एक इजी है और एक टफ है, इस तरह से सवाल पूछ रहे हैं। और कुछ इजी सवाल भी इसमें से आपको मिल जाएंगे। देन इकोनॉमिक्स हो गया, संविधान हो गया, कंप्यूटर की बात हो गई है। साइंस की बात करें तो साइंस में ज़्यादा फोकस मत ही करिएगा, 4 से 5 सवाल आ रहे हैं, उसमें से 2 सवाल बायो के हैं, एक फिजिक्स का है और एक केमिस्ट्री का है। तो आप आगे के एग्ज़ाम में भी ऐसे ही गेस करके रखिए कि 4 से 5 सवाल ही इसके आएंगे। आपने अगर सही से थोड़ा बहुत पढ़ा है साइंस को, आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के कर भी सकते हैं, और बायो जिसने ठीक ठाक पढ़ी है वही करेगा, क्योंकि बायो के सवाल थोड़ा सा ठीक आ रहे हैं। ऐसा भी नहीं बहुत टफ है, क्योंकि लास्ट टाइम जो पूछा था वही था कि ज़मीन में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए कौन से पौधे लगाए जाते हैं, ऐसा सवाल बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये, देखा जाए तो ये आसानी से आप कर भी सकते थे। जनगणना की बात कर ली है। स्टैटिक जीके आप स्ट्रांग रखिए, जो कॉमन सवाल होते हैं। स्टैटिक जीके लूसेंट में जो सेक्शन मिलेगा वहाँ से आपके कुछ सवाल आपको कवर अप हो ही जाएंगे अगर आप पढ़ते हैं तो। ज्योग्राफी की बात हो गई, नदियाँ, पहाड़, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देन भारत के पड़ोसी राज्यों के बारे में पूछ रहा है। अब पहले क्या होता था कि सवाल आता था सबसे बड़ी सीमा भारत किस देश के साथ शेयर करता है, तो आंसर आपका बांग्लादेश है। लेकिन इस बार एरिया वाइज पूछ लिया कि भारत के साथ लगा हुआ किस देश का सबसे एरिया छोटा है। देन एक सवाल था कि सबसे बड़ा किसका है। लेवल 6 में छोटा पूछा था, भूटान हो गया सबसे बड़ा वाला। लेवल 4 में पूछा था जो कि चाइना हो गया। तो इस तरह से भी सवाल इसमें आए हैं। दैन करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स आप सबसे अच्छी मैं बुक की सजेशन दूंगा। बहुत से लोगों ने कमेंट भी किया था कि भाई कौन सी बुक पढ़ी जाए, कौन से चैनल देखे जाएं। तो समय आपके पास कम है, एडुटेरिया की जो बुक आती है, जो बिहार के एक सर जी हैं उनकी एडुटेरिया का बुक का उन्होंने पब्लिश कर रखा है, उसको आप मंगा लीजिए। वो क्या है, मार्च 2021 से मार्च 2022 तक के लिए बुक है ये। मैंने तो पहले नहीं मंगाई थी, मैंने बेसिकली क्या किया था कि करंट अफेयर्स मोबाइल से कवर अप किए थे और कुछ एसटी एनालिसिस से वहाँ से कवर अप किए थे। देन ये बुक मुझे 9 तारीख को एग्ज़ाम था, तो ये 2 या 3 तारीख में मुझे ये बुक मिली, और मैंने 4 से 5 दिनों में इस बुक को पूरा पढ़ा किया, क्योंकि पहले तो पढ़ ही रखा था करंट अफेयर्स, तो बस एक तरफ से रिवीजन हो गया। तो उस पर्सपेक्टिव से मुझे बहुत ही जानदार बुक लगी। आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा, 40 से 50 एसटी वहाँ पे उसने मतलब बुक में प्रोवाइड कर रखी हैं सर जी ने। तो आप वहाँ से वो एसटी दे लेंगे 40-50, तो एक कॉन्फिडेंस भी रहता है, प्लस आपको लगभग सवाल फंस भी जाते हैं। तो करंट अफेयर्स वहाँ से आपको कवर अप हो जाएगा। करंट अफेयर्स बहुत पुराना भी नहीं पूछ रहा, आप देखेंगे कि 10-12 क्वेश्चन है, तो सब मार्च 2021 से मार्च 2022 के बीच में ही आपको मिल जाएंगे। कुछ अलग से एक्स्ट्रा फैक्टर पढ़ने की कोई खास ज़रूरत नहीं है, और वो बुक पर्याप्त है, बुक भी ठीक ठाक है। ऐसा नहीं कि आप तुरंत ही ख़त्म कर देंगे, लेकिन हाँ करंट अफेयर्स के नाम पे पर्याप्त हो जाएगा। अगर 10 क्वेश्चन भी पूछ रहा है, अगर आपने सही से पढ़ा है, तो 7 तो आप कवर अप कर ही सकते हैं। ये एक 100% बात नहीं है, लेकिन एक गेस है, ठीक है। उसके बाद ये बुक कब लें और कब पढ़ें, अब जाहिर सी बात है बोलेंगे ऑनलाइन इसको ऑर्डर करेंगे तो आएगी 10 दिन बाद, तो 10 दिन बाद ही है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर्स पेपर के 1 हफ्ते पहले भी आप शुरू करेंगे तो 4 से 5 दिन में, या फिर 2 हफ्ते पहले शुरू करते हैं तो 4 से 5 या 7 दिन में आप कवर अप कर सकते हैं। उतना ही समय उसको दिया जाए, उतना ही बहुत है, ठीक है। उसके बाद हाँ, एंसाइंट हिस्ट्री पे भी 1-2 सवाल आ रहे हैं, जैसे कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, इसमें डेट ज़्यादा पूछ रहे हैं। जैसे गोवा का स्थापना दिवस कब हुआ था, ये भी सवाल आया हुआ था। तो इस तरह से डेट्स पूछ रहे हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा डेट्स पे काम कर लीजिए। जैसे अंग्रेज़ों ने भारत में पहली फैक्ट्री या पश्चिम बंगाल में पहली फैक्ट्री कब लगाई, तो उसका जो आंसर था 1961 ऐसे कुछ था, मुझे नहीं 1961 कैसे होगा, 1700 की 1661 जो भी रहा हो उसका, इस तरह से उसकी डेट्स पूछ रहा है। तो वो याद करना इतना पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन अगर जिसने भाई तैयारी कर रखी है, उसको याद हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो उसमें इतना डीप ना जाए तो ही अच्छा है मेरे हिसाब से। 2-4 क्वेश्चन छोड़े भी, उसमें क्या दिक्कत है। जीएस में अगर 50 में 30 सही हो जा रहे हैं तो सुपर है। देन ये हो गई जीएस सेक्शन की बात। जीएस सेक्शन में ट्राई यही करें कि जितने आपको आ रहे हैं उतने ही टच करें। जो 70-30 है उस पर आप जा सकते हैं, लेकिन जो 50-50 है उस पर भी ना ही जाएँ तो अच्छा है। जितने कम गलत होंगे उतने अच्छे चांसेज आपके बनेंगे, ठीक। देन हम बात करेंगे मैथ सेक्शन की। मैथ सेक्शन की पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। जिसने जो पढ़ रखा है उतने पे ही स्टॉप कर दे, अन्य कोई चैप्टर ना पढ़े। अन्य चैप्टरों में सबसे अच्छा रहेगा कि मेंसुरेशन और सिंप्लीफिकेशन और SICI। मैंने पहले भी वीडियो में ये बात बोली कि देखिए 100% कुछ नहीं होता, लेकिन जो चीज़ हो चुकी है, मतलब बोलते हैं ना कि इतिहास से आदमी सीखता है, तो आप वहीं से सीखिए। अब जो एग्ज़ाम हो चुके हैं वो तो इतिहास बन चुका है। इसमें यही बताया गया है कि भैया मेंसुरेशन और सिंप्लीफिकेशन और SICI का वेटेज ज़्यादा रहा है।
तो आप यहाँ से ये चीज़ नोटिस करके आने वाले एग्ज़ाम में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मेंसुरेशन के भी बहुत हाईटेक क्वेश्चन नहीं पढ़ने कि आप चले आपको समझ में आया कि भाई ये जो कंपनी जो है एसएससी के भी एग्ज़ाम कराती है, तो चलो हम एसएससी वाले सीजीएल के सवाल उठा के प्रैक्टिस कर लेते हैं, देन उनको इम्प्लीमेंट करके वहाँ पे अच्छा स्कोर कर देंगे। तो आप सीजीएल के लेवल से इस लेवल की तुलना मत कराइएगा, सीजीएल का लेवल इसके 4 गुना हाई होता है, ठीक है। यहाँ के सवाल लेंदी हैं, सीजीएल में क्या है कि एक सवाल में 3-3 कॉन्सेप्ट लगा के तो देन वो लेंदी कर देते हैं, तो उनकी कहानी अलग है, इनकी कहानी अलग है, ठीक। हाँ, एक ही जो कंपनी है वही दोनों एग्ज़ाम करा रही, वो एक अलग चीज़ हो गई। यहाँ के मैथ के एग्ज़ाम को कवर अप करने के लिए आप नॉर्मल एसडी यादव की बुक उठा लीजिए और उसको मतलब इस बुक में उन चैप्टर को ख़त्म करने के बाद आप RS अग्रवाल की बुक उठा लीजिए। इन 2 बुकों से आपने इन चैप्टरों को कवर अप कर लिया, तो आपका अगर मेंस्ट्रुएशन के 7 सवाल हैं तो 6 सवाल की तो श्योरिटी है। अगर आपने फॉर्मूले अच्छे से याद कर लिए और जितने सवाल हैं सब सवालों को सही से कर लिया, और कम समय के भी सवाल इजी ही आ रहे हैं, बहुत टफ नहीं है। SI CI थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, क्यों? क्योंकि हाँ, SI CI में काम ये करिएगा कि इन सवालों की प्रैक्टिस करिएगा कि 20% की दर थी सालाना, और 10 मान लीजिए कि एक क्वेश्चन आ गया कि इतना रुपया है और 20% की दर से 1 साल के लिए ब्याज दे दिया गया। अगर हम इसी को छमाही बेसिस पर देते हैं, तब दोनों में जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा। मतलब क्या है कि समय को तोड़ना है और ब्याज दरों को तोड़ने वाले सवाल दे रहा है। इसमें आप यही देखेंगे कि कई बार आया है कि भाई 2 साल को 8 महीने के हिसाब से कैलकुलेट करिए। इस तरह के 2 सवाल मिक्स करके एक सवाल बनाया गया है, तो थोड़ा सा लेंदी भी है और थोड़ा सा टफ भी है, तो इस पर आपको काम कर लेना है। बुक में वही वाले क्वेश्चन आप पहले क्लिक कर लीजिए और उनको सही से समझ लीजिए, कम समय में कैसे करें उनको ये भी नोटिस कर लीजिए। इससे क्या है कि वहाँ पे उनको देख के आपको हाइपर सिचुएशन नहीं होगी। एक ये हो गए मैथ की 3 चैप्टर की। उसके बाद कम समय आपको बताया कि इजी सवाल आ रहे हैं, आपको अगर थोड़ा सा भी कम समय में अच्छा वो यूनिट मेथड अप्लाई कर लेते हैं, देन आपका काम उसमें हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद और घातांक करने का एक सवाल आया था, अलजेब्रा का बेसिक से सवाल था, उसको भी आप कवर अप कर लीजिए। घातांक करनी भी आप बेसिक ही सवाल थे, पावर्स को ऐड करना था, और इस तरह से इसको आप ध्यान दीजिएगा। दशमलव भिन्न वाले कुछ सवाल आए थे, जोड़ने घटाने के दशमलव वाले, वो हो गए। और सिंप्लीफिकेशन तो 4-5 क्वेश्चन भरे हुए थे। एक बात और, लेवल 6 का जो एग्ज़ाम था हो चुका है, ठीक। तो जो लेवल 5 का एग्ज़ाम होगा वो लेवल 6 के कंपैरिजन में इजी ही होने वाला है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। वो बात अलग है कि टफ आ गया, लेकिन जो एग्जामिनर बैठ के बनाएगा, जाहिर सी बात उसको पता है भाई लेवल 6 था वो 4200 ग्रेड पे है, लेवल 5 जो है ये 2800 ग्रेड पे है, तो एग्ज़ाम में थोड़ा सा डिफरेंस तो आएगा। अब कुछ लोग कहेंगे सर आपका लेवल 6 में ज़्यादा है, लेवल 4 में कम है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो आपको आता ही। सपोज ऐसा भी तो हो सकता है ना कि लेवल 6 वाले दिन जीएस मेरी अच्छी हो गई, मैथ और रीजनिंग तो सेम ही सेम है। अभी नोटिस करेंगे प्रीवियस वीडियोज़ में तो 65 आउट ऑफ 70 मैथ रीजनिंग मिला के हैं, दोनों सेक्शन में 65 हैं। बात कहाँ फंस गई? जीएस में आके फंस गई। वहाँ पे जीएस लेवल 4 में जीएस ज़्यादा गलत हो गई है, इसलिए नंबर कम हो गए। लेवल 6 में जीएस कम गलत हुई, इसलिए नंबर ठीक ठाक आ गए हैं। तो जीएस का पूरा खेल जाने वाला है, ठीक। तो मैथ में यही करिए कि लगभग 30 टॉपिक आप पूरे 30 नंबर का तो पूरा कंप्लीट करके ही जाइए, ठीक है। और ज्यामिति में बहुत फोकस मत डालिएगा। बेसिक एक सवाल ही पूछा था लेवल 6 में, और लेवल 4 में शायद एक भी सवाल नहीं था। हाँ, लेवल 4 में रहा भी होगा तो एक से ऊपर तो नहीं था, एक ही सवाल था शायद। मेन फोकस मेंसुरेशन और सिंप्लीफिकेशन और SI/CI 3 चैप्टर में मेन फोकस रखिएगा, ठीक। और उसके बाद रीजनिंग चले आइए। यहाँ पे आप जितनी हो सके उतनी पजल सॉल्व करके जाइए, 10, 20, 50, 100, 200, 500 जितनी पजल आप सॉल्व कर सकते हैं। और पजल में हर तरह की सिटिंग अरेंजमेंट और सर्कुलर जो सिटिंग होती है, उत्तर की तरफ देखना, दक्षिण की तरफ देखना, ये वाले बैठक व्यवस्थीकरण, सब कुछ A to Z देख के जाइए। और जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज आ रही हैं वो थोड़ा इजी ही आ रही हैं, बस 2-3 जोड़ना 2-3 हटाना, ऐसे ही सीरीज चल रही है, तो उतना उन पर टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। रीजनिंग पे तो मेन फोकस आपको पजल पे ही रखना है, वही आपकी टाइम टेकिंग हो रही हैं बस। और टफ़ भी नहीं कहेंगे, बस टाइम टेकिंग हो रही हैं। थोड़ा सा कैलेंडर, हाँ कैलेंडर से 2 सवाल आ रहे हैं, और कैलेंडर के बेसिक सवाल ही आ रहे हैं, बहुत टफ सवाल नहीं है। तो कैलेंडर आप कर लीजिएगा, आप एक बार किसी भी नॉर्मल बुक से भी कर लेंगे तो हो जाएगा। एक बात और, इन सब के लिए आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर डिपेंड ना हो, रीजनिंग के लिए खासकर
तो अच्छा है, क्योंकि इतना कुछ हाइपर उसमें नहीं क्वेश्चन आ रहा है कि आप उसके लिए अलग से कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान किसी से अर्जित करें। आप नॉर्मल उस चैप्टर को एक बुक से भी लगा लेते हैं तो आप वहाँ पे अपना पेशेंस नहीं खोते हैं तो आसानी से कर लेंगे। आप लेवल 6 का बहुत सी पीडीएफ मिल जाएंगे, आप उठा के उसको सॉल्व करिए, आप देखेंगे कि 120 में आप 70-80 तो कर ही लेते हैं अगर आप एवरेज से भी एवरेज बच्चे हैं तो। ठीक है, तो इतना टफ नहीं है, बस ये है कि वहाँ पे सिचुएशन थोड़ा सा अलग होती है। इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन देख के ही आदमी का माइंड डिसबैलेंस हो जाता है, वो एक अलग चीज़ हो गई। तो ये तीनों सेक्शन पे आखिरी के 20 दिनों में आप फोकस करिए। मैथ में क्या करना है, रीजनिंग में क्या करना है और जीएस में क्या करना है, लगभग मैंने डिस्कस कर दिया है। और एक काम और करना है जिसके लिए, हाँ, ये काम जो है उन बच्चों के लिए है जिनका टाइम का प्रॉब्लम है, जिनका 1.5 घंटा ख़त्म हो जाता है और 100 सवाल तक ही पहुँच पाते हैं, वो अधिक से अधिक एसटी दें। दिन में 2 हो जाएँ तो 2, 3 हो जाएँ तो 3 दें और उनका एनालिसिस करें। ठीक है, तो ये काम उन्हें करना है। और जिनके पास क्या है कि टाइम की पर्याप्त है, मतलब भाई मेरा जो कैसा भी एसटी है मुझे 10 मिनट पहले ख़त्म कर लेनी है, वो ख़त्म हो जाती है, ऐसे बच्चों के लिए भाई अपना एसटी पे टाइम बर्बाद बिल्कुल मत करो। पूरा का पूरा फोकस, जो चैप्टर अभी बहुत से यूट्यूब चैनल ने और भी आपको डिस्कस कर दिया होगा कि क्या क्या पढ़ना है, तो उन चैप्टर पे फोकस कर लो। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पेपर हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पांचों लेवल के जो पेपर हैं वो एक साथ ही बना के रख दिए गए हों, तो क्या पता एक ही पैटर्न पे बना के रखे हों। क्योंकि जब लेवल 6 और 4 का देखो तो सेम पैटर्न पे पूरा का पूरा पेपर, मुझे तो ये लग रहा था कि भाई लेवल 6 का दोबारा देने आ गया हूँ। कुछ सवाल तो ऐसे थे कि लग रहा है कि सेम ही सवाल आ गया है क्या, ऐसे ऐसे सवाल थे। तो पैटर्न कोई बहुत डिफरेंस नहीं आ रहा है, हम लोग ये पूर्वानुमान लगा रहे हैं, हम गारंटी भी नहीं ले रहे हैं कि लो आप मुझे ही गाली दो भाई तुमने कुछ और ही बोल दिया। तो एक पूर्वानुमान आदमी लगाता है, बस वही हम भी लगा रहे हैं जो बाकी सब लगा रहे हैं। ठीक है, हाँ, उसी पूर्वानुमान पर काम करना है। अगर ये तो फिर किस्मत हो गई, क्या पता मेंसुरेशन से अगली बार 10 सवाल आ गए, और ये भी हो सकता है क्या पता 2 ही सवाल आए। ठीक है, लेकिन पढ़े हो तो 2 भी कर लोगे, नहीं और पढ़े हो 10 भी कर लोगे, नहीं पढ़े तो फिर पता लगा जो 2 भी तो नंबर तो इंपॉर्टेंट होते हैं, एक नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है। ठीक है, तो उस पर फोकस करना है। देन सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़, हाँ, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी शेयर की थी कि भिन्न भिन्न कंडीशंस में आपको एसटी देनी है, अलग अलग डिफरेंट कंडीशंस में आपको एसटी देनी है। इससे क्या है कि एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि भाई कहीं से भी ला के बिठा दोगे, अगर हमें स्क्रीन के सामने 1.5 घंटे मिल गए तो वो हमारे बेस्ट परफॉर्मिंग 1.5 घंटे होंगे उस दिन के, ये आपको श्योर करना है। ताकि स्क्रीन के सामने बैठने के बाद आपके हाथ ना कांपे, पैर ना कांपे, धड़कन ना बढ़े, ये सब चीज़ें ना हों। इसलिए अलग अलग सिचुएशंस पे आप एसटी दीजिए और कूल माइंड होकर एसटी दीजिए, कोई इतना वो भी नहीं है। 80-70 नंबर आप आसानी से गेन कर सकते हैं, पेपर बहुत हार्ड नहीं आ रहा है। यूट्यूब वालों ने, बहुत से चैनलों ने हुआ बना दिया है कि भैया बहुत टफ था, इतना भी टफ नहीं था। आप कोई भी सवाल उठा लीजिए, आप खुद ही कहेंगे, अगर आप सही से अगर आप एनालिसिस करें, खुद के बेसिस पे करें, तो 35 सवाल आप मैथ के उठाएंगे तो आपको सही में 5 सवाल ही टफ लगने वाले हैं, 30 सवाल आपको ईजी लगेंगे। और ऐसा नहीं है बहुत लंबा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन भी ईजी ही है। ठीक है, उसमें आप खुद देखिए। हाँ, रीजनिंग के 10 सवाल मैं मानता हूँ कि टफ़ थे, जो सिटिंग अरेंजमेंट वाले या पजल वाले थे वो टाइम टेकिंग थे, टफ़ नहीं बोलेंगे। तो वहाँ पे आपका टाइम डिसबैलेंस हो सकता है, तो टाइम दे भी तो रखा है। और 4200 ग्रेड पे की जॉब दे रहा है, 1900 ग्रेड पे की जॉब थोड़ी मिल रही है। 4200, 2800, 2400 अलग अलग ग्रेड पे की जॉब है, तो टाइम तो थोड़ा बहुत तो मांगेंगे ही ना भाई, अच्छा बच्चा दो। कल को ईजी पेपर होगा, बहुत सारी हाई कट ऑफ चली जाएगी, आप ही लोग धरना करोगे भाई इतने नंबर कैसे आ गए, रीचेक कराओ। अभी 92 देख कर मैंने 2-4 कमेंट तो ऐसे पढ़े कि भाई गलत है, मुझे आईडी और पासवर्ड दो, मैं चेक करूँगा। तो भैया उसके लिए भी सोचा इंतज़ाम, एक वैसे कोई ज़रूरत है नहीं मुझे कि 92 या कि 93 या। हाँ, एक बात और मैं अपने बारे में थोड़ा सा और डिटेलिंग कर दूं कि मेरी बात क्यों माने आप, वैसे ना मानिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, क्यों सुननी चाहिए। आपने बहुत सुना भी, धन्यवाद उसके लिए। इसके पहले कुछ वीडियो मैंने डाले थे, कुछ खास रिस्पांस था नहीं, मैंने बंद भी कर रखा था बीच में। उस दिन पता नहीं कहाँ से ख्याल आया, तो मैंने 92/120 वाला वीडियो डाला तो ठीक ठाक लगा। तो होता है, सबके मन में होता है कि भाई चलो और डालते हैं, वैसे ही चल रहा है सीन। देन तो मैं पिछले 3 साल से कार्यरत हूँ, वेस्ट बंगाल में हूँ और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। और ये आपका जो डिपार्टमेंट है केंद्रीय भूमि जल आयोग, इसमें सेवा दे रहा हूँ अपनी। और ऑन जॉब रहते हुए ही मैं तैयारी कर रहा हूँ। यहाँ पे भी 1900 ग्रेड पेपर हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ 2400, 2800, 4200 जो भी मिल जाए इन फ्यूचर। सिंपल सी बात है, जब तक आपकी उम्र है और जब
जब तक आपकी उम्र है, बस यही लास्ट फैक्टर होना चाहिए। और जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं तब तक आप ट्राई करते रहें। एक बार उम्र जाने के बाद फिर तो आपको जीवन में बाकी काम करने ही हैं। तो अपना बेस्ट दीजिए, जितना हो सके उतना मेहनत करिए, पूरा फोकस लास्ट के 20 दिनों में सिर्फ पढ़ाई पर ही रखिए। 1 मिनट भी इधर उधर वेस्ट मत करिए, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। धन्यवाद।